स्फेरिकल शेल, ठीक, रिंग का भी बता दिया था। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को कोरिलेट करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक हमारा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही चल रहा है। तो कहता है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का रिलेशनशिप हमको फाइंड करना है। इसके लिए हम लोग एक यूनिफॉर्म फील्ड पैटर्न को कंसिडर करेंगे। अब यूनिफॉर्म फील्ड पैटर्न हमारा क्या है? ऐसा है, इस पे हमने 2 पॉइंट लिया, एक फाइनल ए, एक इनिशियल बी लिया। बी पर कहीं पर भी चार्ज, मतलब बी पर एक चार्ज क्यू। अब ये चार्ज को फील्ड के डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड वो बी से ए तरफ मूव करेगा। तो बी से वो ए की तरफ मूव किया, ठीक, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसका मतलब जब बी टू ए मूव किया तो उसके ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट हुआ, और वो फोर्स क्या हुआ? क्यू इंटू ई इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। फोर्स का डायरेक्शन फील्ड के अलोंग हुआ, तो एफ इजिकल टू क्यू ई किधर लगा? फील्ड के डायरेक्शन में लगा। तो ये फोर्स किधर लगेगा? फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर? अब इनिशियल पोजीशन हम बी का ले ले, ठीक, विद रेफरेंस टू ओरिजिन आर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ चार्ज का, बी से कहां तक गया? ए तक। तो इसका डिस्प्लेसमेंट हम डी आर मान लें, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा? आर प्लस डी आर, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट कितना है? डी आर। तो इसका ओरिजिन के रेस्पेक्ट में क्या होगा पोजीशन वेक्टर? आर प्लस डी आर। यहां तक समझ में आ गया? ठीक। तो फोर्स का वैल्यू क्या आ गया? क्यूई। किसके डायरेक्शन में? फील्ड के डायरेक्शन। इससे हम लोग अमाउंट ऑफ वर्क निकालेंगे, अमाउंट ऑफ वर्क से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, और फिर हम लोग कोरिलेट करेंगे। ठीक, तो वही है, देखो अमाउंट ऑफ वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फिर इलेक्ट्रिक हम लोगों ने निकाल लिया, इलेक्ट्रिक का वैल्यू हो गया, ठीक, और डी यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक होता है। मतलब ऐसे समझ जाओ सिंपली, हम लोग बी टू ए जा रहे हैं, किसके? फील्ड के डायरेक्शन। तो अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। यहां तक तो क्लियर? फोर्स का वैल्यू कितने के बराबर? क्यूई के बराबर। लिख दो, तो क्यूई डॉट डी आर लिख दिया। ये अमाउंट ऑफ वर्क किसका है? इलेक्ट्रिक का है। इलेक्ट्रिक और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में देखो क्या रिलेशन था। देखोगे डीवी इज इक्वल टू, हम लोग लिखे थे अमाउंट ऑफ वर्क, ठीक, ड्यू टू एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय चार्ज क्यू नॉट is equal to minus amount of work due to electric by Q naught, which is equal to change in potential energy by Q naught. Yes, no? यही था ना? इसका मतलब जब इलेक्ट्रिक लिखोगे तो इलेक्ट्रिक को क्या लिख सकते हो? माइनस ऑफ, जल्दी बताओ। अरे क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो अमाउंट ऑफ वर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक क्या लिखोगे? ये अमाउंट ऑफ वर्क जो है वो ड्यू टू इलेक्ट्रिक है। इसको किसके इक्वल लिखोगे? माइनस ऑफ डी यू, क्या नहीं? अरे भाई, लिख सकते हो। तो इस कंडीशन में हम लोग यहां पर डी यू और इसको इलेक्ट्रिक को लिख सकते हैं इस फॉर्म में। तो अब हमारा Q, जस्ट ए मिनट, और अमाउंट ऑफ वर्क, ठीक है, तो ये माइनस ऑफ डेल यू होगा नेगेटिव साइन के साथ, माइनस ऑफ डेल यू क्यू ई डॉट डी आर।
ठीक, अब गौर से देखिएगा, माइनस डेल यू बाई क्यू इज इक्वल टू ई डॉट डी आर। तो डेल यू बाई क्यू इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर लिख सकते हैं। आइए किसके बराबर है? डिफरेंस इन पोटेंशियल डीवी के इक्वल है। चेक करो, है, इसलिए इसको किसके इक्वल लिख दिया? डीवी के इक्वल। तो डीवी इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस ई डॉट डी आर। ये याद रखना है। और इसी को हम लोग जब लिखते हैं तो v इज इक्वल टू क्या करते हैं? इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कहोगे कि सर ये लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या है? जब किसी इंटीग्रेशन का वैल्यू कर्व के अलोंग हो या किसी पॉइंट फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हो, उसको हम लोग लाइन इंटीग्रल कहते हैं। इसलिए जैसे ई डी आर हो, बी डी आर हो, बी डी एल हो, ये सब लाइन इंटीग्रल कहलाते, जिसके साथ डिस्प्लेसमेंट या हम लोग स्मॉल लेंथ लेते हैं तो वो लाइन इंटीग्रल होगा। स्मॉल एरिया लेंगे तो सरफेस इंटीग्रल होगा। स्मॉल वॉल्यूम लेंगे तो वॉल्यूम इंटीग्रल होगा। आगे समझ में? अब इसको जनरलाइज्ड वे में देखिए क्या लिखते हैं। जनरलाइज्ड वे में ये आ जाएगा E इज इक्वल टू, ध्यान देना, माइनस डी वी बाई डी आर। इसको लिख सकते हैं। लेकिन जब प्रॉब्लम हम लोग बनाएंगे तो इसको पार्शियल फॉर्म में लिखेंगे। प्रॉब्लम बनाने के टाइम में हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे, E इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल आर। और मान लो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में निकालना है तो हम लोग लिखेंगे ई एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। ई वाई को क्या लिखेंगे? माइनस डेल वी बाई डेल वाई। और ई जेड को लिखेंगे माइनस डेल वी बाई डेल जेड। अब इसका एग्जाम्पल भी सिखा, क्यों लिखा जाता, क्या कारण है। जब दो दो वेरिएबल रहेंगे तो आपको आसानी होगी निकालने में। आया समझ में? चलो इसको नोट कर लो। हो गया? नोट कर लिया? इरेज करें? अच्छा, इसको क्या पढ़ोगे? इजिकल टू माइनस डीवी बाई डी आर। क्या पढ़ोगे? बोलो। लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट।
जब किसी भी क्वांटिटी को हम लोग स्मॉल डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तो टर्म ग्रेडियंट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। हो गया, लिख लिया। तो ये दो रिलेशन आपको याद रहना चाहिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट और पोटेंशियल इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब देखिए इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। इरेज करें। अब देखो क्वेश्चन कैसा रहेगा। क्वेश्चन में जैसे आपको दिया रहेगा, इफ पोटेंशियल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, यूनिट ऑब्वियसली वोल्ट दिया रहेगा। कहेगा देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट x is equal to 1 meter, y is equal to 1 meter and z is equal to 1 meter। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। अभी जस्ट हमने कहा कि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे या इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यूज करोगे पार्शियल फॉर्म में, इसका मतलब पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में निकालेंगे, तो माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। ठीक, डेल बाई डेल एक्स और v की जगह पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। बोलो क्लियर। अब यहां पर वेरिएबल सिर्फ कौन है, x है, क्यों कि डेल वी बाई डेल एक्स है। तो वाई जेड हमारा क्या होगा, कांस्टेंट, इसलिए वाई जेड का डिफरेंशिएशन 0। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, तो माइनस 3x स्क्वायर हो गया। यहां तक आ गया समझ में। अब x का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में, 1, तो हम लोग लिख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड x 1 के लिए। अब इसमें सिर्फ x का वैल्यू 1 डालेंगे, क्या आ गया, -3 वोल्ट पर मीटर। dv बाई डी आर है, इसलिए वोल्ट पर मीटर इसका यूनिट हो गया। ठीक, इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस, माइनस डेल वी बाई डेल वाई डेल बाई, और ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ठीक, बताओ इसमें किसका डिफरेंशिएशन, y का, x और z 0, तो y का, y क्यूब का कितना आ गया, -3y स्क्वायर आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस, y का वैल्यू कितना है, 1 है, वो डाल देंगे, तो -3 वोल्ट पर मीटर। ठीक, लास्टली इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस, माइनस डेल वी बाई डेल जेड, माइनस डेल बाई डेल जेड, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, क्या होगा, सिर्फ जेड का डिफरेंशिएशन, तो -3z स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस, जेड का वैल्यू 1 है, ये वैल्यू डाल दो, -3 इंटू 1 का स्क्वायर आ गया, -3 वोल्ट पर मीटर। तो एक्स डायरेक्शन में भी आ गया -3 और वाई में भी -3 और जेड में भी -3। आया समझ में। चलो नोट कर लो इसको। हो गया, इरेज करें।
तो हम लोग जो जो पढ़े यही रिजल्ट पढ़ा था, माइनस dv बाई dr और फिर लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यही था हमारा। और फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इसी फॉर्म में याद रखना है, ठीक। अब जैसे इसमें क्वेश्चन दे रखा, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जिस्टिंग इन स्पेस वेयर वी दे रखा है, ए का वैल्यू दे रखा है, कहता फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तो हम सिर्फ क्या था एक्स वाई जेड, इसमें क्या वहां अलग अलग था एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, या एक साथ है। तो पोटेंशियल का वैल्यू दे ए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ऐसे दे रखा। अब ए का वैल्यू है, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकाले, एक्स डायरेक्शन में। तो ई एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। अब ये वैल्यू डाल देंगे, ए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक। अब गौर से देखो, इसमें गौर से देखो और समझने की कोशिश करो। पहले वाले टर्म में x इंटू वाई है, तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, कोफिशिएंट y। दूसरे वाले टर्म में देयर इज नो x, कोई x नहीं है, 0। इस वाले में x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू जेड, क्या आ गया, माइनस ए वाई प्लस जेड, मिल गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, ए का वैल्यू कितना है, -10, वाई कितना है देखो 1, जेड कितना 1, कितना आ गया -20 वोल्ट पर मीटर, ठीक। चलो वाई के अलोंग माइनस डेल वी बाई डेल वाई, अब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, सेम क्वांटिटी वैसे ही लिख देंगे, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस ए। जल्दी से बताओ, पहले वाले टर्म में y है, y इंटू वाई तो 1, इसका मतलब x इंटू 1, प्लस सेकेंड टर्म में गुड 1 इंटू जेड, थर्ड टर्म में 0, तो ये माइनस ए एक्स प्लस जेड हो गया। ई वाई -10 1 प्लस 1 -20 आ गया। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस माइनस डेल वी बाई डेल जेड, माइनस डेल बाई डेल जेड, ए एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। चलो पहले वाले टर्म में कोई जेड है नहीं, तो 0 हो गया पहला टर्म। दूसरे वाले टर्म में क्या है, जेड का 1 इंटू वाई। तीसरे वाले टर्म में बताओ एक्स हो जाएगा, वैल्यू डालो माइनस ए एक्स प्लस वाई हो गया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो अलोंग जेड एक्सिस, क्या आ गया -10 1 प्लस 1, कितने आ गए -20। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के 3 कंपोनेंट हो गए, कौन कौन से भाई, ई एक्स आई ई वाई जे और ई जेड के। एक्स का वैल्यू कितना 20, वाई का वैल्यू भी इतना ही और जेड का भी वैल्यू उतना ही। मैग्नीट्यूड बता दो अंडर रूट, जल्दी से -20 का होल स्क्वायर, फिर -20 का होल स्क्वायर और फिर -20 का होल स्क्वायर। आया समझ में, वेक्टर क्वांटिटी था इसलिए हम लोगों ने तीनों कंपोनेंट लिए। क्लियर हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है मैग्नीट्यूड। तो फाइनली ई का मैग्नीट्यूड कितना आ गया बोलो, ये 400 400 800 400 1200, तो रूट 1200 वोल्ट पर मीटर आ गया समझ में। और यदि पार्शियल नहीं जानते तो नहीं बनता सवाल, यदि आप उसको dv बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखोगे तो सवाल नहीं बनेगा।
ए कोफिशिएंट है, इसलिए वो ए का वैल्यू 10 दे रखा है कोफिशिएंट का वैल्यू। हो गया? इरेज करें? ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। तो फिर मैग्नीट्यूड निकाला, आंसर भी चेक कर लो, यही है ठीक। अप्रोक्सीमेटली रूट 1200 का 35 के आसपास आएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? फोर्स दो तरह का, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब होता है अमाउंट ऑफ वर्क बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इन ए क्लोज्ड पाथ इज ऑलवेज जीरो। एक क्लोज पाथ पे चार्ज पार्टिकल को हम एक एंड से दूसरे एंड लाएं, इनिशियल और फाइनल कॉन्साइड कर दिया, मतलब क्लोज पाथ बना दे, तो अमाउंट ऑफ वर्क जीरो, ठीक। तो हम लोग जब चार्ज पार्टिकल को इस क्लोज पाथ पे मूव कराते हैं, मान लो एक हमने पाथ लिया, ए से स्टार्ट किया, ए सी बी होते हुए, और फिर बी डी से ए आ जाए, तो उस कंडीशन में इनिशियल और फाइनल जब कॉन्साइड कर दिया, मतलब इनिशियल ए और फाइनली भी हम यहीं पर आ रहे हैं, तो अमाउंट ऑफ वर्क इन ए क्लोज पाथ। अब कहोगे कि सर ये कैसे? हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। डी आर का मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट फॉर क्लोज पाथ। तो जब इनिशियल और फाइनल, जब हम यहां पर इनिशियल वैल्यू रखेंगे और फाइनल रखेंगे, तो इनिशियल और फाइनल का वैल्यू जब सेम होगा, तो डिस्प्लेसमेंट डी आर का वैल्यू क्या आएगा? जीरो। क्लियर?
तो अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू, हम लोगों ने डिफरेंस इन पोटेंशियल क्या पढ़ा, अमाउंट ऑफ वर्क बाय चार्ज। इसका मतलब डीवी का वैल्यू 0 होगा तो अमाउंट ऑफ वर्क क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव है। तो हमको यदि एग्जाम में आता है, मान लो बोर्ड एग्जाम में, कि शो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव, तो सिंपली हम कंसिडर कर लेंगे कि क्लोज पाथ है जिसमें एक चार्ज को मूव करा रहे ए सी बी टू बी डी ए, देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0, और फिर फाइनल रिलेशन लिख देंगे कि अमाउंट ऑफ वर्क बाय चार्ज इज इक्वल टू डीवी विच इज इक्वल टू 0, देन अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया? अब देखो ये लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है, हमने लिखा हुआ है एक एक पार्ट। ए क्लोज पाथ है, ए सी बी फिर बी डी ए। क्या लिखा हुआ है देख लीजिए, द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एज क्यू मूव्स फ्रॉम ए टू बी, अमाउंट ऑफ वर्क क्यू इनटू 0, ए बी इज इक्वल टू 0 फॉर क्लोज पाथ। दिस shows that the work done by the electric field on a charged particle moving along any closed path is 0, that is electric field is conservative। आ गया समझ में? क्लियर? दिमाग में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, कंजर्वेटिव फील्ड। चलिए नेक्स्ट पार्ट आ जाए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल के लिए हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं, किसी एक पॉइंट पर, ठीक? तो हम डाइपोल में दो चार्ज कंसिडर करते हैं और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। एक डाइपोल है नेगेटिव माइनस क्यू प्लस क्यू, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, डाइपोल लेंथ 2a। किसी पॉइंट P पर इसका हमको पोटेंशियल निकालना है, तो ये पॉइंट P का पोजीशन हम इस प्लस क्यू के लिए हम R1 मान लेंगे, फिर माइनस क्यू के लिए पोजीशन R2 एज्यूम कर लेंगे, सेंटर ऑफ द डाइपोल से R ले लेंगे और इस एंगल को थीटा मान लेंगे, और फिर हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे। तो पोटेंशियल निकालने का तरीका क्या सीखा, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P किसके कारण से आएगा, ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू और ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। फॉर्मूला जल्दी से बता दो क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये चार्ज क्यू डिस्टेंस R1, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये चार्ज क्या माइनस क्यू और डिस्टेंस R2। अब इसमें से आप Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, ये 1/R1 माइनस 1/R2, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब हमको R1 R2 निकालना है। हम लोगों ने बेसिक पढ़ रखा है कि ये एंगल थीटा है हमारा, ये साइड सपोज A, ये B और ये C, तो हम लोग A स्क्वायर इज इक्वल टू लिखते हैं B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC cos थीटा। एंगल के सामने वाला जो साइड है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड का सम स्क्वायर माइनस 2BC cos थीटा। अब एंगल के सामने वाला साइड कौन सा, यहां देखो R1, तो क्या लिखोगे, ये R1 स्क्वायर इज इक्वल टू कौन कौन से वैल्यू, एक R और यहां से यहां तक का ये वैल्यू A, हाफ ऑफ द डाइपोल, तो क्या बन जाएगा, ये R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2RA और एंगल cos थीटा। इसमें से हम R स्क्वायर कॉमन ले लें, तो 1 प्लस A स्क्वायर बाई R स्क्वायर माइनस 2RA बाई R स्क्वायर cos थीटा। डाइपोल कैसा है, आइडियल है। आइडियल डाइपोल के लिए A क्या होता है, R से स्मॉलर होता है, इसलिए उस कंडीशन में ये क्या होगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। जब ये नेग्लेक्ट होगा तो क्या बचेगा, 1 माइनस एक R कट गया तो 2A/R cos थीटा। हमको क्या चाहिए भाई, 1/R1 चाहिए, इसलिए हम यहां से स्क्वायर हटा देंगे,
तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो 2a/r cos थीटा टू द पावर हाफ। रेसिप्रोकल में आ जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1/r, 1 - 2a/r cos थीटा। अब जब ये पावर है यहां पर, क्या आ जाएगा पावर में, -1/2। क्लियर, रेसिप्रोकल फॉर्म में। तो 1/r1 = 1/r। और बाइनोमियल क्या कहता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन में क्या पढ़ रखा है, 1 + x⁴n होता है 1 + nx, और हाईएस्ट पावर को नेग्लेक्ट कर देते हैं। और यदि यहां पर ये पावर -n है तो ये 1 - nx, और हाईएस्ट पावर को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहां पर ये पावर क्या आ जाएगा, यहां आएगा 1 और -1/2, 2a/r cos थीटा। क्या बचा, जल्दी इसे बता दो, 1/r, 2 और 2 कट गया, क्या आ गया, 1 + a/r cos थीटा। मिल गया 1/r1 का वैल्यू। और फिर हमको क्या चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए, 1/r2। अब R2 के लिए एंगल देखो, ये एंगल कितना है, 180 - थीटा। इसके सामने एंगल डिस्टेंस कौन है, R2। तो बिल्कुल इसी तरह से लिखेंगे तो R2² = क्या बन जाएगा, R² + a² - 2RA, और एंगल cos1 - थीटा। cos1 180 डिग्री - थीटा किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में cos क्या होता है, नेगेटिव। तो क्या दे देगा ये, R2² = R² + a², और ये माइनस साइन, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +2RA cos थीटा। बिल्कुल ऐसे ही मैथमेटिकल ट्रीटमेंट होगा, देख लो। यहां तक बिल्कुल क्या आ गया, ये प्लस, यहां क्या आ जाएगा, ये प्लस रहेगा, बोलते चलो, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ठीक, ये प्लस, और यहां क्या आ जाएगा, माइनस। इसका मतलब फाइनली 1/r2 = 1/r, 1 - a/r cos थीटा। हम लोग सॉल्व करके इतना छोड़ सकते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, मतलब डायरेक्टली कर सकते हैं। तो 1/r1 का वैल्यू मिल गया, दूसरा किसका मिला, 1/r2। इक्वेशन 1 में डालेंगे, पोटेंशियल निकल जाएगा। चलो जल्दी से नोट कर लो। वन बाई R1 1/r2 का वैल्यू हम लोग 1 में डालेंगे और सॉल्व करेंगे।
हो गया, इरेज करें। हो गया। अब देखो यहां पर ये वैल्यू हम लोग डालते हैं 1/R1 और 1/R2 का वैल्यू, और सिंप्लीफाई करते हैं। चलो डालो यहां पर ये इक्वेशन 1, Q/4πε0 1/R1 का वैल्यू बताओ क्या है? 1/R1 + A/R cos थीटा, माइनस साइन है, -1/R 1 - A/R cos थीटा। ठीक है यहां तक? Q/4πε0 ये आ गया 1/R + A/R² cos थीटा। ये आ गया -1/R + A/R² cos थीटा। 1/R 1/R कट गया, क्या बचा जल्दी से बता दो? Q/4πε0 2A/R² cos थीटा। Q इंटू 2A क्या होता है? डाइपोल मोमेंट। तो P cos थीटा डिवाइड बाई 4πε0 R², पोटेंशियल एट पॉइंट P का ये फॉर्मूला आ गया। अब यहां पर ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, अब हमको क्वेश्चन दिया रहेगा MCQ। क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट, ऑप्शन ये। दूसरा हो सकता है वेक्टर फॉर्म में पूछ दे, तो डाइपोल मोमेंट और पोजीशन के बीच का एंगल बन रहा है, देख लो ध्यान से। एंगल थीटा किसके किसके बीच है? डाइपोल मोमेंट और पोजीशन वेक्टर आर के बीच, इसलिए हम लोग एंगल उसी के बीच लिख देंगे, P डॉट R यूनिट वेक्टर आ गया, A डॉट B, ए बी कॉस थीटा। P का मैग्नीट्यूड P, R का मैग्नीट्यूड 1 इंटू कॉस थीटा। ये R कैप है 4πε0। अब यदि इसको R वेक्टर लाओगे तो क्या लिखोगे? नीचे क्या आ जाएगा? जल्दी से बता दो, R³ आ जाएगा, क्योंकि R कैप इजिकल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। अब मान लो आपको कह दे एक्सियल पोजीशन पे डाइपोल मोमेंट पोटेंशियल का वैल्यू बताओ, तो थीटा का वैल्यू क्या करोगे? 0। 0 क्या देगा? अलोंग द एक्सिस। cos 0 का वैल्यू कितना? 1। तो पोटेंशियल क्या आ गया? P डिवाइड बाई 4πε0 R²। थीटा का वैल्यू 90। 90 का मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन। 90 डिग्री पर बताओ पोटेंशियल कितना आ गया? cos 90 का वैल्यू 0। ये भी आ सकता है। तो एक रिजल्ट से आप एनालिटिकली कितना सोचते हैं। डायपोल के एक्सिस के लॉन्ग एक्सियल हो गया, और डायपोल के परपेंडिकुलर इक्वेटोरियल हो गया। चलिए नोट कर लीजिए। हो गया।
अब यहां पर ये डाइपोल है, तो दो डाइपोल को मिलाओगे तो क्या बनेगा? क्वाड्रुपोल। और दो क्वाड्रुपोल को मिलाओगे तो ऑक्टोपोल। इतना सोचना पड़ेगा। हो गया, नोट कर लिया? इरेज करें तो रिजल्ट हम लोग वेरीफाई कर लें। ये फर्स्ट इक्वेशन था, फाइनल R1 R2 का वैल्यू आ गया और ये फॉर्म आ गया P cos थीटा बाई R स्क्वायर। ठीक, क्वाड्रुपोल, क्वाड्रुपोल ऐसा अरेंजमेंट रहेगा। ठीक, ये R इनफैक्ट यहां से वैल्यू दे रखा है। यहां पर देखो, एक चार्ज, ये चार्ज, ये मिलके एक डाइपोल बनाया और दूसरा डाइपोल, तो दो डाइपोल मिलके एक क्वाड्रुपोल बन गए। और क्वाड्रुपोल ऐसा भी बन जाएगा इस तरह का, ये भी क्वाड्रुपोल बन जाएगा, ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी क्वाड्रुपोल ही कहलाता है। ठीक है, तो अब कहता है कि क्वाड्रुपोल के लिए हमको P पॉइंट पर पोटेंशियल बताओ। तो सिंपल है, आप इसको A मान लो, ये पॉइंट को B ले लो, ये C ले लो, ये D ले लो। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P, A के कारण से, B के कारण से, C के कारण से, D के कारण। चलो फॉर्मूला बता दो। 1/4πε0, A पर चार्ज कितना? Q। डिस्टेंस आ जाओ P से A तक, P से R प्लस L। चलो B पर चार्ज माइनस Q, कितना डिस्टेंस P से B? R। फिर आ जाओ C पर चार्ज माइनस Q, P से C R। D पर चार्ज कितना है? प्लस Q, D से P तक का डिस्टेंस R माइनस L। अब इसमें से Q कॉमन ले लो और एलसीएम ले लो। एलसीएम में क्या आ जाएगा? एक R का R हो गया, दूसरा A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर हो गया। चलो पहले वाले टर्म में क्या हुआ? R प्लस L कैंसिल, तो R इंटू R माइनस L। दूसरे वाले टर्म में बताओ, तो ट्वाइस हो जाएगा, दोनों सेम है, तो ट्वाइस ऑफ R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तीसरे लास्ट वाले टर्म में R माइनस L कट गया, R इंटू R प्लस L। तो Q डिवाइडेड बाई 4πε0, R स्क्वायर माइनस RL माइनस 2R स्क्वायर प्लस 2L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस RL डिवाइडेड बाई R इंटू R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होगा। यस नो? आर एल कट गया, कट गया। R स्क्वायर दो R स्क्वायर के साथ कट गया, क्या बचा? 2L स्क्वायर। तो Q इंटू डाइपोल L हो गया और ये 2, और क्या बच गया? अब Q इंटू L लिया, 2 भी ले लिया, तो फिर एक L बच गया, डिवाइड बाई 4πε0, R इंटू R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर हुआ। इसको क्या लिख सकते हो? डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में। तो क्या आ गया? पोटेंशियल एट पॉइंट P, 2 इंटू P इंटू L डिवाइड बाई 4πε0 R इंटू R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होगा। यस नो? क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए।
हो गया। ये आर स्क्वायर 2r² माइनस 2r² से कटा। हो गया। इरेज करें। अब ये बताओ ड्यू टू चार्ज के लिए आर और पोटेंशियल में क्या रिलेशन था? सिंगल चार्ज के लिए Q/4πε0 आर, इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। डाइपोल के लिए आज क्या आया? r²। क्वाड्रुपोल में देखो कितना आया? r³। ऑक्टोपोल में क्या आ जाएगा? r4। देखा, एक एक चीज को कोरिलेट करते जाओ, एक चीज को पढ़ोगे सारी चीजें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। मोनोपोल में क्या आ गया? 1/r, मतलब एक चार्ज हो इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। डाइपोल ऐसा था, आज क्या निकाला? 1/r²। ठीक। क्वाड्रुपोल में क्या निकाला आज? 1/r³। क्वाड्रुपोल 1/r³। और ऑक्टोपोल ऐसा होता है, क्या गया? 1/r4। तो लिखा रहेगा इन केस ऑफ क्वाड्रुपोल पोटेंशियल वेरीज एज आर, ऑप्शन दिया रहेगा। तो 1/r³। ऑक्टोपोल के केस में 1/r4। क्लियर हो गया? इसको नोट कर लीजिएगा, पीडीएफ में है ये। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पार्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में इक्विपोटेंशियल सरफेस स्टार्ट करें।